नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की बुक चल रही हमारा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसके तहत हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। इसका भाग नंबर 4 हम आज लेके आए हैं। इससे पहले 3 वीडियो और इस किताब के जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सब के लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हम नंबर 5 आंदोलन देख रहे हैं, कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात 1918 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। यानी कोटा में जो जन जागृति है ये शुरुआत हुई 1918 से। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया और उनमें गांधी टोपी पहनने जाने का उत्साह शुरू हो गया। यानी उनमें जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू हो गया और गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ में आज जो है 2 अक्टूबर है, अहिंसा दिवस है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। सभी को, उन दोनों महान आत्माओं को सत सत नमन। साथ में यहाँ पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। यानी यहाँ कोटा में जो है पंडित नैनूराम शर्मा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जो है सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। जो राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक बनाया था उसके सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया। यानी उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो बेगार प्रथा होती थी उसके विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया। 1934 में हाड़वती प्रजामंडल की स्थापना की। यानी 1934 में उन्होंने हाड़वती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर इनके साथ पंडित अभिन हरि भी हो गए। इनके साथ हुए पंडित अभिन हरि, दोनों ने मिलकर जो है सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। यानी जो कोटा सरकार थी उससे कहा कि आप उत्तरदायी सरकार बनाओ। अभिन हरि मांगरोल के रहने वाले थे। इन्हें जो अभिन इन्होंने मांगरोल कर, इसीलिए इन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहाँ की। यानी 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने की थी। अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष जो है सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1940 में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की थी पंडित अभिन हरि ने। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम के 11 लोगों ने हत्या कर दी और इससे पंडित अभिन हरि पर पूरा प्रजामंडल का भार आ गया। यानी जो कोटा प्रजामंडल है इसकी गतिविधियों धक्का लगा जब कुछ अज्ञात लोगों ने जो पंडित नैनूराम की हत्या कर दी और सारा का सारा भार जो है पंडित अभिन हरि पर आ गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। यानी 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन था तो पंडित अभिन हरि ने भी आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन समय उनके साथ थे मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव आदि इनके साथ थे। यानी ये सब इनके साथ थे। 1945 ईस्वी में आंदोलन में जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने जुलूस निकाले, आम सभाएं भी आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर जो है लाठीचार्ज हुआ, लेकिन भीड़ ने शहर जो कोतवाली थी उस पर कब्जा करके उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की जो शहरपनाह है उसके फाटक भी बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सभी सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद न आ सके। और कोटा के दीवान सर हरिलाल घासोलिया और आईजीपी पुलिस संत सिंह आंदोलन को खुद देना चाहते, यानी दोनों है आंदोलन को खुद देना चाहते। परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलाय था कि सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 समझौता किया। यानी जो उसका कोटा का महाराव था भीम सिंह, उसने जो है समझौता किया था 16 अगस्त 1945 को। बाद में प्रधानमंत्री और आईजीपी पुलिस को भी दरबार ने हटा दिया। यानी जो प्रधानमंत्री और आईजीपी पुलिस को इसको भी दरबार ने हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल झंडे के नीचे कोटा के जो सामंत हैं, नागरिक है, किसान है, मजदूर, छात्र सब आ गए। जब देश आज़ाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान की विलीनीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे राजस्थान के उपराज प्रमुख भी बनाए गए थे। अब है बूंदी जन आंदोलन। बूंदी में भी कोटा की बात ही राजनीतिक जागृति लक्षण पहले से दिख रहे थे। यानी जो बूंदी है इसमें भी कोटा की तरह राजनीतिक जागृति के जो लक्षण है वो पहले से दिख रहे थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वर्दी और बेगार के विरुद्ध यहाँ आंदोलन प्रारंभ किया। यानी विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने यहाँ कर वर्दी और बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र यानी जो पुलिस है वो अब लगातार किसानों को दमन कर रही थी।
नामना ग्राम में बहुत अत्याचार, यानी जो नामना ग्राम में बहुत अत्याचार हुए, जिससे आंदोलन में तेजी आई, यानी आंदोलन और तेज हुआ। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। जो बूंदी का महाराव था ईश्वरी सिंह, उसने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। सन 1931 में कांतिलाल के अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की, यानी 1931 में कांतिलाल के जो अध्यक्षता है, इसमें बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, यानी 1936 में जो है राजस्थान समाचार पत्र था, इस पर जो पाबंदी लगा दी गई। लेकिन कांतिलाल व नित्यानंद ने इसकी परवाह न करते हुए प्रशासनिक सुधार की मांगी, यानी जो कांतिलाल है और नित्यानंद ने उनकी परवाह नहीं की और प्रशासकीय जो सुधार उनकी मांग की। 1937 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है ऋषिदत्त मेहता को 3 साल के लिए राज्य से निष्कासित किया, यानी उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। परंतु जब वे 1941 में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर से जो है आंदोलन प्रारंभ किया। 1942 में उन्होंने ब्रिज सुंदर शर्मा को साथ लेकर यह आंदोलन छेड़ा और समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह में यह समय परिवर्तन आ गया। उन्होंने संविधान निर्माता सभा की नियुक्ति कर दी और भारत आज़ाद होने पर बूंदी भी जो है बृहद राजस्थान में विलीन हो जाता है। अब हम सबसे प्रमुख प्रजामंडल पढ़ेंगे, वह है जयपुर प्रजामंडल। देखो, जयपुर में जनजागृति का कार्य श्री गणेश अर्जुनलाल शेट्टी ने किया, यानी जयपुर में जनजागृति किसने किया? अर्जुनलाल शेट्टी ने। उसके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की, यानी 1927 में जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की? चरखा संघ की। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, यानी जयपुर प्रजामंडल पहली बार स्थापित हुआ था 1931 में और को स्थापित किया था कपूरचंद पाटनी ने। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधार भी रहा, यानी प्रारंभ में ये वो लोग इसका कार्य क्या था? समाज में सुधार करना। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी और दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार, यानी सबको गिरफ्तार किया गया और इसके विरोध में जो जयपुर शहर में इस दमन चक्र की भर्त्सना यानी निंदा की गई। आखिरकार सरकार को नेताओं से बातचीत करने के लिए भी तैयार हो गई और अगस्त 1939 में दोनों पक्षों में जो है समझौता किया गया, जिसके फलस्वरूप जो है सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ताओं को यहाँ रिहा कर दिया गया। 1940 में पंडित हीरालाल शास्त्री जो है इस प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी, यानी पूरे राज्य में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 नवंबर में प्रजामंडल का जो है तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में भी आंदोलन छेड़ा गया और जयपुर महाराज ने जो उत्तरदायी सरकार की इस मांग को स्वीकार भी किया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था। इस समय प्रजामंडल के 2 वर्ग हो गए थे, यानी प्रजामंडल 2 भागों में बट गया। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था, दूसरा जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे आंदोलन के पक्ष में नहीं था, यानी 2 गुट बन गए। एक तो था कि वो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके साथ रहना चाहता था और दूसरा वो था जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, वो आंदोलन के पक्ष में था। परंतु बाबा हरिश्चंद्र की गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया। जो हीरालाल शास्त्री उसने उस समय तो प्रधानमंत्री है मिर्जा इस्माइल, उसको आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और बाद में इन दोनों के बीच में जो है समझौता हुआ। क्या क्या समझौता हुआ? पहला, युद्ध के लिए राज्य सरकार धन की सहायता नहीं देगी, यानी कहा गया कि अगर युद्ध छिड़ता है तो राज्य सरकार इसकी धन सहायता नहीं देगी। दूसरा, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता, यानी प्रजामंडल जो है राज्य में शांतिपूर्वक जो युद्ध विरोधी अभियान है वो चला सकता है। तीसरा, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारियों को प्रवेश करने में नहीं रोका था, यानी अगर ब्रिटिश प्रांतों से कोई आंदोलन कर आते हैं तो उनके प्रवेश पर रोक नहीं होगी। चौथा, जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्र अतिशीघ्र कार्य होगा, यानी जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य कार्रवाई करेगा। प्रजामंडल महाराज के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं, यानी जो प्रजामंडल है वो महाराज के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप जन साधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त प्राय हो गई, यानी ये जो समझौता उसके बाद जो आंदोलन था वो लगभग समाप्त हो गया। शास्त्री समझौते के बावजूद आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चालू रखा परंतु गिरफ्तार किए। जो दूसरे इसी प्रजामंडल का जो आज़ाद मोर्चा था उसने आंदोलन चालू रखा और वह गिरफ्तार किया गया। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। जो आज़ाद मोर्चा है वो प्रजामंडल में मिल गया और अक्टूबर 1942 में महाराज ने एक समिति गठन किया, अक्टूबर 1942 में महाराज ने एक समिति गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना, यानी उसका कार्य था कि जो संवैधानिक सुधार है इसे सुझाव दे जाए। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, यानी 2 साल में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
इसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की, यानी 1945 में 2 सदन की एक व्यवस्थापिका बनेगी, परंतु दोनों में महाराज का वर्चस्व था, यानी महाराज का वर्चस्व रहा। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, यानी चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव भाग लिया, जिसमें परिषद ने 3 सीटों पर प्रतिनिधि सभा में और 27 सीटों पर विजय भी उन्होंने प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल जो सभा हुई थी उसमें जयपुर महाराजा ने जयपुर नरेश सिंह की घोषणा की कि वह भारत संघ में सम्मिलित होंगे, यानी उन्होंने कहा कि वह भारत संघ में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो उसमें प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य शामिल किया गया। जनता के दबाव में जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवी शंकर तिवारी, दौलतमंद भंडारी और टीकाराम पालीवाल को बीच में मंत्री बनाया गया। 30 मार्च जो 1949 है, जयपुर का जो है राजस्थान संघ में विलीन हो जाता है और उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है। महाराजा मान सिंह को जो है राजस्थान का राज प्रमुख बनाया जाता है। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोट्टा महाराव को जो है उपराज प्रमुख है बनाया जाता है। इसके साथ जो है जयपुर आंदोलन समाप्त होता है। इसके बाद आता है अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का जो कार्य है वो क्या था, पंडित हरि नारायण शर्मा ने, यानी अलवर में जनता जागृति लाने का कार्य किसने किया था, पंडित हरि नारायण शर्मा ने। उन्होंने ऐसे प्रस्ताव निवारण संघ यानी छुआछूत निवारण के लिए संघ बनाया, वाल्मीकि संघ बनाया, आदिवासी संघ बनाया, खादी की प्रचार प्रसार किया, आम जनता में जन जागृति पैदा करने का प्रयास भी उन्होंने किया। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराज जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर उठाया तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। यानी क्या होता है कि जब 1933 में ब्रिटिश सरकार जो अलवर के महाराजा जय सिंह है उसको गद्दी से हटा देती है और एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर हटाती है, तो जनता ने इसका आम सभा कर एक विरोध किया। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारीलाल मोदी और अन्य नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। 1938 में जो है अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। अन्य प्रजामंडलों की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और अपना आंदोलन चालू रखा। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का जो है प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार किया गया। आम जनता ने इसका भरसक विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो है प्रजामंडल ने आंदोलन किया। जनवरी 1944 में भवानी शंकर की अध्यक्षता में प्रजामंडल का जो है पहला अधिवेशन होता है, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोबारा उठाया गया। 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने फिर आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां भी दी। उसके पश्चात जून 1946 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया, यानी 1946 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में जो है टकराव 1947 तक चलता रहता है। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर की जो दीवान है NB खरे, इसको उत्तरदायी ठहराया गया। सरकार को ये भी संदेह था कि महात्मा गांधी हत्या में जो है खरे की मिली भगत थी, अतः खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया और मार्च 1948 में जो अलवर है ये मत्स्य संघ में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलवर आंदोलन। इसके बाद बचे हैं भरतपुर आंदोलन, फिर धौलपुर, फिर करौली और फिर अन्य राज्यों का आंदोलन, और ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो कल हम 5वें पार्ट में इस पार्ट को समाप्त करेंगे और साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें स्वस्थ।